हेलो एवरीवन, माई सेल्स ये काजल डिरोलिया। उम्मीद करते सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है ना बेटा, वो है फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कह लो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, आज उन पे डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके एग्ज़ाम के ही क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके सितंबर 2020 पेपर में आए हुए हैं। तो सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन कवर करेगा दिसंबर 2020 अटेम्प्ट में भी। तो इन सारे क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना। जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारा 5 दिसंबर को भी पेपर है, उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमने अकाउंट्स के आज फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करें पेपर 2 अकाउंट्स से, और अकाउंट्स में हमने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूड किए हैं जो बहुत रेलेवेंट है दिसंबर 2020 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि सेम पैटर्न पे ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहां हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आए हैं रिलेटेड टू पेपर 2, दैट इज अकाउंट्स। एंड ये क्वेश्चंस दिसंबर 2020 स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेशनरी शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 व रुपीज़ इतना इतना रिस्पेक्टिवली। इफ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1750 देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विल बी। अब देखो, अगर फॉर्मूला पता है, एडजस्टमेंट पता है, तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि हमने जितनी भी स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेस्ड की, उसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो जो बैलेंस आता है वो क्या आता है? स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जैसे तुम लोग रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करते हो। तो परचेस्ड मतलब जहाँ खर्चा किया गया होगा, तो ये कहाँ दिखेगा? रिसीट पेमेंट में। और कंज्यूम्ड हम हमेशा कहाँ दिखाते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर में। क्लियर? तो देखो, रिसीट पेमेंट की वैल्यू दी हुई है बेटा 18,100। उसके अलावा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी दिया है 1750। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है तो उसको एक्स मान लो। और मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर की भी वैल्यू दी है 18,355। तो सिंपली एक इक्वेशन बना करके 18,100 प्लस 1750 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18,355, जो कि हमारे पास क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर की वैल्यू। इस एक्स को इधर ले जाओ एंड इस वैल्यू को इस साइड लेकर के माइनस कर दो। जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, आपकी x की वैल्यू आएगी 1495। दैट इज, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द फाइनल अकाउंट्स। अब देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर बात करें बेटा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड करता है जर्नल को, लेजर को, कैश बुक को, एज वेल एज ऑल अदर बुक्स जो कि बहुत रेलेवेंट होती हैं। बट अगर हम लोग फाइनल अकाउंट्स की बात करें, तो फाइनल अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ट्रेडिंग एंड पीएल आएगा एंड जिसमें बैलेंस शीट आएगा। क्लियर? तो देखो, इसके और इसके बीच का लिंक पूछ रहा है, तो इसके बीच का लिंक क्या है? ट्रायल बैलेंस। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ लेजर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, an extra commission is allowed by the consignor to the consignee for effecting for sales at price higher than the specified price. It is known as। अगर हम लोग बात करें कंसाइनमेंट की, तो 3 तरह का कमीशन होता है बेटा। पहला होता है ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा होता है डेल क्रेडर कमीशन, और तीसरा होता है ओवर राइडिंग कमीशन। तो ऑर्डिनरी कमीशन तो नॉर्मल ग्रॉस सेल्स पे सबको मिलता है। अगर आपने एज कंसाइनी कुछ सेल किया है तो वो कमीशन आपको मिलेगा। डेल क्रेडर कमीशन कंसाइनर देता है सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पे सेल करो, उधार पे सेल करो। उधार पे सेल करोगे तो कंसाइनी को पता होता है कि कुछ पैसा डूब जाएगा, दैट इज़ बैड डेट हो जाएगा। तो उसको रिकवर करने के लिए कंसाइनर क्या देता है? डेल क्रेडर कमीशन। एंड ओवर राइडिंग कमीशन कंसाइनर तब देता है जब वो ये चाहता है कि आप इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा पे सेल करो, दैट इज़ हायर प्राइस पे सेल करो। मतलब अगर कंसाइनर की एक्सपेक्टेशन 120 की है तो आप उसको कम से कम 130 पे सेल करो। तो इससे क्या होगा? ये जो 10 रुपये का फ़ायदा आपकी वजह से हुआ है, उस पर आपको ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली ओवर राइडिंग कमीशन, दैट इज ए। नेक्स्ट, which of the following costs are constant for a given level of output and then increase by fixed amount at a higher level of output।
अब जैसे देखो ये कह रहा है कि एक लेवल तक फिक्स होता है फिर इंक्रीज, फिर फिक्स, फिर इंक्रीज, फिर फिक्स, फिर इंक्रीज। तो अगर आप लोग अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल देखोगे या अगर आपके पास किसी के पास भी अगर पोस्टपेड कनेक्शन है तो पोस्टपेड मोबाइल का बिल देख लो, दोनों ही केस में आप लोग देखो एक लेवल तक तो फिक्स्ड अमाउंट आपको पे करनी होती है, बट जैसे ही वो लेवल आप क्रॉस करते हो आपको पर कॉल या पर यूनिट चार्ज किया जाता है। क्लियर? तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं बेटा स्टेप कॉस्ट, दैट इज बी। नेक्स्ट, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय मुदगल स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है वो बता रहा है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस की पूरी फिगर दी हुई है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। अब अगर आपने एनपीओ का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन सेशन देखा है तो वहाँ हमने क्लियरली सब्सक्रिप्शन के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया था। वहाँ हमने ये चीज़ बताई थी कि जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है दैट इज़, ये कहाँ की फिगर है बेटा, रिसीट एंड पेमेंट की। तो इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग एडवांस ऐड करते हैं और क्लोजिंग एडवांस लेस करते हैं। क्लियर? अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है हमारा तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से ये टॉपिक आप ज़रूर क्लियर कर लेना। तो इस 5 लाख में अगर आप इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हो, इसको लेस करना, इसको ऐड, इसको ऐड, इसको लेस, तो आपकी जो फाइनल फिगर आएगी वो आएगी 5,37,500। नेक्स्ट, X of Nagpur sent out certain goods to Y of Pune at cost plus 25%. 2/3 of the goods received by Y is sold at rupees 4,18,000 at 10% above invoice price. Invoice value of goods sent out is, अब देखो 3 तरह की प्राइस होती है, पहली होती है कॉस्ट प्राइस, फिर होती है इनवॉइस प्राइस, फिर होती है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट है लेस से 100। अब X ने अगर गुड्स भेजा है Y को तो X की जो एक्सपेक्टेशन है इस गुड्स से कि वो मार्केट में कितने का सेल होगा उसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस, लेट्स से 120। और हो सकता है कि Y ने दैट इज कंसाइनी ने 120 से भी ज़्यादा पे गुड्स बेचा है, तो लेट्स से 130 पे उसने सेल किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेलिंग प्राइस। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि कितने पे भेजा है, कॉस्ट प्लस 25% पे, तो कॉस्ट मान लो 100 है तो इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई, 100 प्लस 25% 125। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने 2/3 गुड्स सेल किया मार्केट में कितने पे, 4,18,000 पे, बट ये 4,18,000 कितनी है, 10% अबव इनवॉइस प्राइस, मतलब इससे भी 10% ज़्यादा पे। तो इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट आउट मतलब एक्स ने जो वाई को गुड्स भेजा है तो टोटल कितने इनवॉइस वैल्यू की गुड्स भेजी है। तो देखते हैं, अगर मान लो ये 4,18,000, ये कितना परसेंट है बेटा, 10% अबव इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस कितनी है 125, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी 125 का 110%, क्योंकि 10% ज़्यादा निकालना है, तो 137.5 इज सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है कि 4,18,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 137.5 को, और हमें एज पर क्वेश्चन चाहिए कि 125 की वैल्यू कितनी रही होगी। तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारी इनवॉइस वैल्यू आएगी 3,80,000 की। क्लियर? तो ये जो इनवॉइस प्राइस है 3,80,000, क्या ये टोटल गुड्स की है? नहीं, ये तो 2/3 गुड्स की है। तो इसका मतलब अगर हमें टोटल इनवॉइस वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, इस 3,80,000 का जो कि 2/3 है इसका टोटल निकाल लें इंटू 3/2 करके, तो इससे हमारी वैल्यू आएगी 5,70,000। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5,70,000। क्लियर? नेक्स्ट, goods costing rupees 25,000 destroyed in an accident, insurance claim admitted for rupees 15,600. in this case, अब देखो ये क्वेश्चन रिलेटेड है जॉइंट वेंचर से, कंसाइनमेंट से नहीं। तो जॉइंट वेंचर में क्या रूल है, जैसा कि हमने स्टडी मटेरियल के टाइम बताया भी था, जब हमने जॉइंट वेंचर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तब हमने क्लियर किया था कि वहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे और दोनों में ही गुड्स तो डिस्ट्रॉय हुआ था बट इंश्योरेंस क्लेम निल मिला था। तो वहाँ हमने ये चीज़ क्लियर की थी कि अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो उस केस में तो आपको कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब इंश्योरेंस आपने कराया ही नहीं, गुड्स लॉस की कोई भी एंट्री आप नहीं करोगे। बट अब यहाँ क्या है कि 25,000 का जो गुड्स लॉस हुआ है, इस लॉस्ट गुड्स का हमने इंश्योरेंस कराया था और उसके लिए हमें 15,600 का हमने इंश्योरेंस क्लेम एडमिट किया है। तो सिंपली क्या इसका कॉन्सेप्ट है कि जॉइंट वेंचर में हम इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करते हैं कि हमारा इतने का गुड्स लॉस हुआ है।
अब वहाँ से पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट अगर पैसा मिला तो उस केस में जितना अमाउंट मिलेगा, दैट इज़ यहाँ पे 15,600 मिल रहा है, तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, दैट इज बाई साइड। क्लियर है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ₹15,600 विल बी क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, दैट इज डी। क्लियर? नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स आर, अब देखो एडवांसेस में आपने देखा होगा लोन्स एंड एडवांसेस, और बैलेंस शीट में आपने बोथ साइड ये देखा है। तो इसका मतलब जब हम किसी को देते हैं लोन्स एंड एडवांसेस तो वो हमारे लिए क्या होता है बेटा, असेट, और जब हम किसी से लोन्स एंड एडवांसेस लेते हैं तो वो हमारे लिए होता है लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम एडवांस ले रहे किससे, कस्टमर से, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, एज लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट, दैट इज बी। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, इफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस देन फैक्ट्री कॉस्ट विल बी। अब देखो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें क्या बताना होगा कि हमारा डायरेक्ट वेजेस कितना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट वेजेस आएगा तभी तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालोगे। फॉर्मूला देख लो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, प्राइम कॉस्ट। और जब हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड तो हमारे पास आता है फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर? कॉस्ट शीट की पूरी क्लास हमने अपलोड की हुई है जहां हमने पूरा का पूरा कॉस्ट शीट डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप कॉस्ट शीट की क्लास ज़रूर कर लेना क्योंकि उससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास प्राइम कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है बेटा, 8 लाख है, और डायरेक्ट लेबर हमारे पास नहीं दिया तो हम इसको एक्स ले लें। डायरेक्ट वीज एक्सपेंसेस भी तो नहीं दिया है, बट क्या उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है, नहीं, तो हम उसको क्या मानेंगे, निल। तो हमारा प्राइम कॉस्ट भी गिवन है 13,20,000। 13,20,000 में से 8 लाख माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बेटा, क्योंकि इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 8 लाख प्लस एक्स इज इक्वल टू 13,20,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी है, 5,20,000 की, तो मतलब डायरेक्ट लेबर कितना हो गया, 5,20,000। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास प्राइम कॉस्ट गिवन है, हम इसमें क्या ऐड कर दें, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दें, जो कि कितना है 75%, किसका, 5,20,000 का। तो मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट का कैलकुलेशन आ जाएगा। क्लियर? तो जब आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आएगा 17,10,000, दैट इज सी। नेक्स्ट, when the closing stock is shown in the trial balance then at the end of the accounting year closing entry for it will be required। अब देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है बेटा तो हम सबको पता है कि उसका ट्रीटमेंट डायरेक्ट कहाँ होता है, बैलेंस शीट में। अगर ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता या एडजस्टमेंट में होता तो हम इसको ट्रेडिंग में भी दिखाते, तो उस केस में हम ट्रेडिंग में कहाँ दिखाते, बाई साइड दिखाते हैं ना, यहाँ दिखाते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, तब एंट्री क्या होती, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट अगर विद इन ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि उसको ऑलरेडी परचेजेस से लेस कर दिया गया है। क्लियर? तो उस केस में क्या कोई एंट्री पास होगी, नहीं, उस केस में एंट्री की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एंट्री नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,60,000 सेंट आउट टू कंसाइनी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस वैल्यू। आउट ऑफ दिस 2/3 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस बाय द कंसाइनी। एक्सपेंसेस कितना कितना इनकर्ड किया है वो भी लिखा है और रेकरिंग एक्सपेंस भी दिया है, कमीशन भी बताया। हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट मांगा है, तो जब हमसे क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट मांगा है तो हमें पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। अब देखो कंसाइनमेंट अकाउंट होपफुली हम सबको बनाने आता है, तो जितनी भी चीज़ें जानी हैं वो हम किस पे डालें, एट कॉस्ट डालें। अब आप लोग बोलोगे मैम एट कॉस्ट क्यों डाल रही हैं, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस वैल्यू, मतलब आपको तो इनवॉइस वैल्यू पे डालना चाहिए, बट हम सबको पता है कि 2 मेथड होता है। अगर इनवॉइस वैल्यू पे भी वैल्यूएशन हो रही है तो आप चाहे तो कॉस्ट पे दिखाओ, और नहीं तो पहले इधर इनवॉइस वैल्यू पे दिखाओ और फिर इधर लोड दिखाओ, दैट इज एडिशन दिखाओ, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे एट कॉस्ट दिखा रहे हैं। देखो यहाँ हम बना रहे क्वेश्चन, कंसाइनमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं, और ये कंसाइनमेंट अकाउंट बेटा हम एट कॉस्ट बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज लोडिंग को अनलोड तो करना ही होगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में तुम सबके पास क्वेश्चन है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने का, 12,60,000 का। इसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि ये एट कॉस्ट है, ठीक। अब इसमें से जो कंसाइनी उसने 2/3 गुड्स बेचा, और कितने पे बेचा है बेटा, इनवॉइस प्राइस पे बेचा है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख लें बाई सेल। हम सबको पता है कि कंसाइनी के थ्रू सेल होगा, तो हम पूरी एंट्री करके यहाँ पे नहीं बता रहे, बट सेल कितने का होगा देखो,
अगर 12,60,000, क्वेश्चन देखना अच्छे से, यहाँ क्वेश्चन में सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बोला है कि प्रॉफिट किस पे, इनवॉइस वैल्यू पे, मतलब इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी 100, तो प्रॉफिट हो गया 20 और कॉस्ट कितना हो गया 80। मतलब अगर ये वैल्यू 80 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 100% कितना होगा, क्योंकि 80% क्या है, कॉस्ट वैल्यू है, तो 100 कितनी होगी, पहले तो ये देख लेते हैं, 15,75,000 होगी। और 15,75,000 का उसने 2/3 सेल किया है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में बोला था कि जितना उसके पास गुड्स है उसका उसने 2/3 सेल किया, बट उसके पास जो गुड्स है उसने उसको कितने पे सेल किया, इनवॉइस प्राइस पे। तो इसका 2/3 जब हम निकालेंगे तो ये वैल्यू मेरी आएगी 10,50,000। क्लियर? तो यहाँ हम लिखते हैं 10,50,000, जो कि सीधे सीधे क्या आ गई, 2/3 वैल्यू। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कंसाइनर का एक्सपेंसेस दिया है बेटा, तो यहाँ पे कंसाइनर का एक्सपेंसेस भी हम लिखते हैं कितना, 15,800, और कंसाइनी का भी एक्सपेंस दिया हुआ है जो कि 15,520। अब 15,520 को दो पार्ट में बांटा है, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत अच्छे से पता होगा कि रिकरिंग मतलब जो बार बार आकर करता है और नॉन रिकरिंग मतलब जो एक बार आकर करता है। तो जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक में एट द गोडाउन, मतलब गोडाउन पहुंचने तक का जो खर्चा होता है वो सब इंक्लूड करते हैं। अच्छा, तो उस केस में जितने भी कंसाइनी के एक्सपेंसेस होते हैं रिलेटेड टू नॉन रिकरिंग, क्योंकि नॉन रिकरिंग मतलब जो एक बार इनकर करेगा गोडाउन पहुंचने तक का, वो भी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में लेते हैं। बस इसीलिए वहां पे बाइफर्केशन दिया है। क्लियर? कमीशन भी यहाँ पे लोगे, कमीशन कितना है बेटा, 10,50,000 का 3%, दैट इज 31,500। अब देखो यहाँ पे हम लोग के पास क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, यस इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट लिख सकते हैं। अब इसी का कैलकुलेशन तुम लोग को समझना है। इसका कैलकुलेशन देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास कितना गुड्स बचा है बेटा, 12,60,000 का, क्योंकि हम एट कॉस्ट निकाल रहे हैं, 1/3 बचा है, तो इसका 1/3 कितना हो गया, 4,20,000। इसके अलावा जो कंसाइनर का एक्सपेंसेस है दैट इज 15,800, उसका भी आप लोग कितना लोगे बेटा, 1/3, तो उसका 1/3 कितना आएगा, देखो 15,800 का 1/3 ये आएगा 5,267। और उसके बाद जो कंसाइनी का एक्सपेंस है क्या वो पूरा लेंगे, नहीं, उसमें से क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि 3,000 तो रेकरिंग है, मतलब 3,000 गोडाउन पहुंचने के बाद का खर्चा है। रेकरिंग मतलब जैसे वो गोडाउन रेंट दे रहा होगा तो वो बार बार वो खर्चा इनकर करेगा। इसका मतलब 12,520 का 1/3 लेंगे, निकालो 12,520 का 1/3, तो ये आएगा 4,173। क्लियर? जब आप इन तीनों फिगर को ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके क्लोजिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 4,29,440। इन तीनों को टोटल करके देख लेना। क्लियर? अब देखो सेल हो गया, स्टॉक हो गया, सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर ली। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट का जब आप बैलेंस निकालोगे इन दोनों को ऐड करना और इन सबको लेस कर देना, तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1,56,620। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 1,56,620। देखो हमारे पास आंसर में दिया है डी, 1,56,620 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रिया स्टोर्स परचेज गुड्स फॉर ₹5,50,000 एंड सोल्ड 9/10 ऑफ द गुड्स। नेट एक्सपेंसेस दिया है, फर्म का नेट प्रॉफिट दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज वायलेटेड बाय द प्रिया स्टोर्स। अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है, सबसे पहले तो ये समझ लो तुम लोग, प्रिया स्टोर ने परचेज कितना किया है बेटा, 2 परचेजेस, कितना, 5,50,000, जैसा हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। अब कह रहा है 9/10 उसने कितने पे बेचा है, 6 लाख पे, तो बाई सेल्स कितने का हो गया बेटा, 6 लाख का। अब इसके बाद कह रहा है कि नेट एक्सपेंसेस हमारा कितना है, 35,000, तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं टू नेट एक्सपेंसेस 35,000। और ओवरऑल हमने यहाँ जीपी नहीं लिया है, जीपी चाहो तो निकाल सकते हो, जीपी की ज़रूरत नहीं थी। नेट प्रॉफिट कितना है, 70,000। यहाँ देखो क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा क्योंकि 5,50,000 का 9/10 गुड्स बेचा गया है, इसका मतलब अभी भी 1/10 हमारे पास होगा स्टॉक में, तो 1/10 वैल्यू कितनी आएगी, 55,000। क्लियर? तब कैलकुलेट करके देखना है, इस साइड 6,55,000 है और इस साइड भी तुम्हारा उतना ही आ रहा है, दैट इज 6,55,000। तो ये तो बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज वायलेटेड बाय द प्रिया स्टोर्स।
प्रिया स्टोर ने कौन सा कंसेप्ट वायलेट किया है? मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट। बट ऑब्वियस मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ ऐसे नेट एक्सपेंसेस वो नहीं लिख सकते। नेट एक्सपेंसेस की जगह डायरेक्ट एक्सपेंस उनको अलग करना था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस उनको अलग दिखाना था, और उन्होंने क्या किया, दोनों का दोनों ऐड ऑन करके नेट एक्सपेंस के फॉर्म में दिखा दिया। क्लियर? तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू विथ रिगार्ड टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन? ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमने स्टडी मैट में सॉल्व करवाया है कि द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड रिड्यूसेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। वहाँ हमने एग्जाम्पल भी बताया था कि हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो डिक्रीज होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डैश रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन इवेंट। तो सिंपली अगर कोई भी ऑब्लिगेशन किस पे डिपेंड होगा, एक पर्टिकुलर इवेंट पे, मतलब उस इवेंट के होने पे ऑब्लिगेशन अराइज होगा, और अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगा। ऐसी लाइबिलिटीज को हम क्या कहते हैं बेटा? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। इस पे भी हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है जब हम बिट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तब। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज कवर्ड बाय CAS 22। Next, at the end of the accounting year, outstanding subscription and outstanding coach salary of a club will be shown dash in the balance sheet. अब देखो, अगर हम लोग बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो सब्सक्रिप्शन उनके लिए क्या होता है बेटा? इनकम होता है। तो आउटस्टैंडिंग को हम कहाँ दिखाते हैं? सिंपली आउटस्टैंडिंग को दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम दिखाते हैं असेट साइड, और अगर एडवांस होता तो उसको लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। बट आउटस्टैंडिंग कोच सैलरी, ये तो उनके लिए एक्सपेंस हो गया ना, तो अगर इसका आउटस्टैंडिंग है तो ये कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मधु ऑफ नोएडा सेंड गुड्स कॉस्टिंग 8,40,000 टू माही ऑफ आगरा एट कॉस्ट प्लस 25%. एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर एंड कंसाइनी वर रुपीज इतना इतना रिस्पेक्टिवली. आउट ऑफ कंसाइनीज एक्सपेंसेस रुपीज 6,000 वर रेकरिंग. 1/15th of the goods were destroyed in transit and treated as abnormal loss. 4/5 of remaining goods were sold by the consignee. The value of consignment stock will be. अब देखो, इसके लिए हमें कंसाइनमेंट का पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तब हम कंसाइनर एज वेल एज कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेस लेते हैं जो अप टू गोडाउन तक के होते हैं। और इसके अलावा अबनॉर्मल लॉस के कैलकुलेशन के लिए याद रखना कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर का ही एक्सपेंस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस इंक्लूड करते हैं, कंसाइनी का नहीं। क्लियर? तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या दिया है बेटा? स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मधु ऑफ नोएडा ने गुड्स भेजा है कितने का? 8,40,000 का, और ये गुड्स भेजा है कॉस्ट प्लस 25% पे। तो कॉस्ट हो गई 100, प्रॉफिट हो गया 25, तो इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई? 125। ठीक है। अब जैसा कि हम सबको क्वेश्चन में पता है, एकदम लास्ट में देखो लिखा है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है। तो जब हम कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो हम सबको पता है कि अगर हम इनवॉइस वैल्यू पे निकालेंगे तो फिर हमें अनलोडिंग करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक रिजर्व। तो हम क्या करें कि ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं एट कॉस्ट प्राइस, क्योंकि एग्जाम में तो MCQs है ना, पूरा तो प्रेजेंट आपको करना नहीं है। तो 8,40,000 को ही हम कंसिडर कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसाइनर कंसाइनी का कुछ एक्सपेंसेस है जिसमें से कुछ रेकरिंग है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, 1/15th ऑफ द गुड्स वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट एंड ट्रीटेड एज अबनॉर्मल लॉस। मतलब इसका 1/15 क्या हुआ? लॉस हो गया। कहाँ? ट्रांजिट में। ट्रांजिट मतलब बेटा रास्ते में। तो इसकी वैल्यू आएगी 56,000। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू आएगी 56,000। तो 8,40,000 में 56,000 माइनस कर दो, वैल्यू आएगी 7,84,000। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4/5 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, ये रिमेनिंग गुड्स है ना, इसका 4/5 कंसाइनी बेच रहा है मार्केट में, वर सोल्ड बाय द कंसाइनी। तो जब इसका 4/5 हम निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 6,27,200, और इसको माइनस करने पे जो बैलेंस आएगा बेटा 1,56,800। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है ना। क्लोजिंग स्टॉक में हम क्या करते हैं? एक तो कॉस्ट लेते हैं, कंसाइनर और कंसाइनी का खर्चा लेते हैं, कहाँ तक का? अप टू गो डाउन तक का। जब हमने कंसाइनमेंट का क्वेश्चन बताया था स्टडी मटेरियल का, तब भी हमने ये क्लियर किया था। तो अब देखो, कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट है 1,56,800 प्लस आप प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस लेंगे किसका? कंसाइनर का। सबसे पहले कंसाइनर का देखो एक्सपेंस कितना है? कंसाइनर का बेटा एक्सपेंस है 15,750। अब हम सबको एक और बात पता होगी जो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि अबनॉर्मल लॉस के कैलकुलेशन के टाइम हम सिर्फ किसका खर्चा इंक्लूड करते हैं, कंसाइनर का। अगर तुम लोग कंसाइनमेंट का क्वेश्चन अच्छे से नहीं भी किए हो तो सुन लो बहुत अच्छे से कि जब हम अबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करते हैं तो गुड्स की कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर इंक्लूड करते हैं। यहाँ कंसाइनी का कोई खर्चा इंक्लूड नहीं करते, क्यों? क्योंकि अबनॉर्मल लॉस का कंसाइनी से कोई लेना देना नहीं होता है। अब नॉर्मल लॉस कहाँ होता है? रास्ते में, और रास्ते में लॉस होने के बाद ही कंसाइनी के पास जाता है, तो कंसाइनी का कोई भी एक्सपेंस हम नहीं लेते। बट जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस लेते हैं कंसाइनर का एज वेल एज कंसाइनी का। पर कंसाइनी का कौन सा एक्सपेंस लेते हैं बेटा? सिर्फ नॉन रेकरिंग, मतलब जो गोडाउन पहुंचने तक का खर्चा है। क्लियर? तो अब देखो, अगर हम लोग इस 15,750 में बात करें तो सबसे पहले इस 15,750 का 1/15 हम निकालेंगे, क्योंकि उतना हमने यहाँ नॉर्मल लॉस के लिए अलोकेट किया होगा बेटा। तो ये वैल्यू आएगी 1050, और 1050 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14,700। तो 14,700 में से 4/5 तो सेल हुआ और 1/5 आपके स्टॉक में है। तो 14,700 का 1/5 जब हम निकालेंगे तो वो मेरे पास आएगा 2940, जो कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस है कंसाइनर का, और जो हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? अब देखो, अगर हम लोग कंसाइनी की बात करें तो कंसाइनी के केस में क्या है, कितना खर्चा है कंसाइनी का बेटा? कंसाइनी का खर्चा है 15,520, मतलब 15,520, बट उसमें से रेकरिंग खर्चा कितना है? 6,000। तो रेकरिंग को तो हम हटा देंगे, मेरे पास कितना बचा? 9520, और 9520 क्या है? नॉन रेकरिंग, मतलब जो गोडाउन पहुंचने तक का खर्चा होगा। तो 9520 का डायरेक्टली हम कितना पोर्शन यहाँ इंक्लूड करने वाले हैं? 1/5। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो कंसाइनी का खर्चा है उसका 4/5 पोर्शन लगेगा सेल में और 1/5 पोर्शन लगेगा कहाँ? क्लोजिंग स्टॉक में। क्यों? क्योंकि कंसाइनी का जो एक्सपेंसेस है वो कहीं पे भी अब नॉर्मल लॉस में इंक्लूड नहीं होता। तो 9520 का जब हम 1/5 कैलकुलेट करेंगे बेटा तो वैल्यू आएगी 1904। क्लियर? तो ये 3 अमाउंट हमारे पास आई है। पहली अमाउंट कॉस्ट की है, दूसरी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर और तीसरी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। जब हम इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1,61,644। क्लियर है? आप देख लेते हैं आंसर में दिया है कि नहीं। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1,61,644, दैट इज बी। क्लियर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट एक बार प्रॉपर इसको प्रैक्टिस करना, ये समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट। शिवा रिसीव्ड अ बिल फॉर ₹45,000 फ्रॉम विजय and endorsed it too in favor of Makhu. On the date of maturity, the bill was dishonored and for it noting charges ₹225 paid by holder. In this case, Shiva was debited to. शिवा कौन है? सेलर है। बेसिकली शिवा कौन है? सेलर है, जिसने उधार पे गुड्स बेचा था, तभी तो उसको बिल मिला है। किससे? फ्रॉम विजय। एंड उसको बिल मिला, उसने इंडोर्स कर दिया मखू को। बट जब देखो डिसऑनर होता है तो बेसिकली इसके पास बिल तो नहीं है, इसके पास बिल नहीं है, बट क्या किया होगा इसने अपनी एक असेट घटाई होगी और एक लायबिलिटी घटाई होगी। अब ये क्या करेगा? वापस से असेट बढ़ाएगा और लायबिलिटी भी बढ़ाएगा। तो सिंपली ये विजय से पैसा लेकर के क्या करता है? मखू को पैसा दे देता है। तो एंट्री क्या होगी? विजय अकाउंट डेबिट टू मखू। बट क्या 45,000 से होगी? नहीं, ये 225 भले मखू ने पे किया है, बट ये 225 मखू किससे रिकवर करेगा? शिवा से। और शिवा किससे रिकवर करेगा? विजय से। तो एंट्री होगी 45,225 से। क्लियर? इस केस में शिवा किसको डेबिट करेगा बेटा? विजय को। बट कितने से? 45,225 से। दैट इज बी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स में इसमें से क्या क्या चीजें जाएंगी वो समझो। डायरेक्टर फीस जाता नहीं है, ड्रॉइंग ऑफिस एक्सपेंसेस जाएगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स जाएगा, जर्नल मैनेजर सैलरी नहीं जाएगा। बहुत बार तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर वर्क मैनेजर सैलरी होता तो जाता, ये वर्क मैनेजर सैलरी होता तो जाता, बट जर्नल मैनेजर सैलरी है तो यहाँ नहीं जाएगा। शोरूम एक्सपेंसेस नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी नहीं जाएगा, ऑडिटर फीस, बैंक चार्जेस, बट मशीन डेप्रिसिएशन जाएगा। तो इन तीनों फिगर को ऐड कर दो। ऐड करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 4,19,000, दैट इज ए। नेक्स्ट, डैश डील मेनली विथ एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डैश डील पार्टली विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड पार्टली विथ एस्टिमेट्स। बट ऑब्वियस हमें पता है कि पार्टली कहाँ पार्टली विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, पार्टली विथ एस्टिमेट्स, ये कहाँ होता है? कॉस्ट अकाउंट्स में। और एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स को कौन काउंट करता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी एस्टिमेट्स नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा ए।
नेक्स्ट, द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर बिटवीन द को वेंचर्स इन द बट ऑफ अग्रीड रेशियो, ये भी स्टडी मैट में बताया था। नेक्स्ट, in the early industrial age which of the following type of costs are taken as a rough guide for decision making process। देखो ऊपर ऊपर से अगर हमें डिसीजन मेकिंग करना है तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है। अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज हम डिसकंटिन्यू कर जाते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है वो धीरे धीरे रिकवर होगा। बट वेरिएबल कॉस्ट, जैसे अगर मान लो हम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं तो कोचिंग सेंटर में भी तो दो खर्चा है, एक तो जो रेंट पे कर है वो तो फिक्स कॉस्ट है, बट एक मान लो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है या फिर कह लो कि प्रिंटिंग का खर्चा है, तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये खर्चा भी बढ़ेगा। तो अगर हम अपनी कोचिंग सेंटर से इसकी भी रिकवरी नहीं कर पाएंगे तो क्या हम कोचिंग सेंटर रन करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये क्या है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टार्टिंग में हम वेरिएबल कॉस्ट ही कवर करने का ट्राई करते हैं। अगर ये कवर हो जाए तो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज डिसकंटिन्यू करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ जर्नल। ये भी हमने स्टडी मैट में पढ़ा था कि यहाँ जो हमारे पास फंक्शन है वो है एनालिटिकल, रिकॉर्डिंग एज वेल एज हिस्टोरिकल। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट, देखो गिवन है बहुत सारी फिगर्स और हमें क्या बताना है? अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए सिंपली जो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है जैसे कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, कैरेज इनवर्ड एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इसको भी ऐड करेंगे। कैरेज आउटवर्ड का क्या कोई कनेक्शन है? नहीं, ये तो सेल से रिलेटेड है तो इसका एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होगा। चैरिटी ऑफ मटेरियल, चैरिटी ऑफ मटेरियल से क्या होता है बेटा? मटेरियल डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब जो आपने परचेज किया था वो डिक्रीज हो जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे। एंड सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, हमने क्या किया कि मटेरियल में से भी कुछ नॉर्मल वेस्टेज निकला था जिसको बेचा, तो बेचने पे जो हमें फ़ायदा होता है दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप, उसको हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, दैट इज हमारे कॉस्ट को हम कम कर देते हैं। सेल से बेसिकली यही होता है ना कि अब क्योंकि यहाँ पे तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप निकाल रहे हो, अगर उसमें आपके पास सेल करके कुछ आया है तो नो डाउट आप इसको कम कर दो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। क्लियर? इसका मतलब 7,32,000 प्लस 65,23,000 प्लस 1,30,500, ये तीन फिगर ऐड करेंगे एंड उसमें से 8,16,000 माइनस कर देंगे, 15,000 चैरिटी माइनस कर देंगे और 7,800 भी माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बेटा ए 65,46,700, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ऑन 5th June 2020 X draws a bill on Y for 60 days after sight. The date of acceptance is 13th June 2020. The payment must be made on। अब देखो आफ्टर साइट क्या होता है और आफ्टर डेट क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था, बट स्टिल हम यहाँ पे बता देते हैं कि आफ्टर साइट में डेट उस दिन से काउंट होती है जिस दिन एक्सेप्टेंस हुई, और यहाँ पे अगर आफ्टर डेट होता ना बेटा तो 5th जून से ही काउंटिंग शुरू हो जाती। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास आफ्टर साइट दिया है तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? 5th जून से? नहीं, 13th जून से। अब 13 जून में ये 60 डेज ऐड कर दो प्लस 3 दिन का ग्रेस डेज ऐड कर दो। क्लियर? तो देखो सबसे पहले जून में कितना दिन होता है? 30, उसमें से ये 13 दिन हटाओ तो बचा कितना? 17। अब ये 60 में से हम ये 17 डेज जून का हटा रहे हैं, मेरे पास आएगा 43 डेज। 43 डेज में से जून के बाद जुलाई, 31 डेज जुलाई का हो गया बेटा, ये तो जून का था। तो अब कितना बचा? 12 डेज। 12 अगस्त की बात कर रहे हैं, अब 12 अगस्त में से 3 दिन ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 अगस्त। और हम सबको पता है 15 अगस्त को क्या है? गैजेटेड हॉलीडे और इंडिपेंडेंस डे। तो क्या हम इस दिन पेमेंट करेंगे? नहीं, इसके एक दिन पहले हम पेमेंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सी 14 अगस्त 2020। क्लियर?